हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी, अली भाई, मेरी आवाज़ क्लियर है, आ रही है? जी 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 जी, बिल्कुल आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा। अच्छा अली, ये बताएं कि वो आपका दोस्त ऑनलाइन नहीं हुआ? यार वो पता नहीं कहाँ गायब है। मैंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ 2 दिन से, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा। चलो ठीक है, उसको रिवाइज कर लेंगे। जब वो कांटेक्ट में आ ठीक। जाए तो मैं स्टार्ट करता हाँ। हूँ, ठीक है ना? हाँ जी जी जी, सही, ठीक। तो देखें, अब मुझे आप मशवरा दो कि मैं शुरू से लेके चलूँ या जहां तक आपको आता है उससे आगे लेके चलूँ। यार बस ये एफआई का थोड़ा सा ये शुरू कर लें। ये तो मुझे ये तो पता है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह तो मैं देख ही लूंगा इसका। हाँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ, देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट, इसे से शुरू से इसे से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि ये मैं गो थ्रू कर लूंगा। तो मैं ये स्पीड से सही समझा, है। थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपको वो चीजें। मतलब इस बार जो है ना, बीच में डिले नहीं होना है ना। इस बार जो आपने ना नहीं होगा जी जी। करके के जाना है ना, मतलब ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एक मुकम्मल आपका ये बन जाए और आपका माइंड फिर ईआरपी एसएपी की तरफ आ जाए कि यार आगे कैरियर पाथ आपको पता चल जाए कि मेरी ये डायरेक्शन है। ठीक है ना? मैंने एग्जैक्टली किया। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये। हाँ, थोड़ा सा मुझे अकाउंटिंग में आपसे इसके इसी के अंदर बीच में मुझे बताइएगा, मैं क्योंकि तो देखो, मैं अकाउंटिंग आपको जो ना अकाउंटिंग के मैं अलग नोट्स बना के ना, अलग पूरा वो बना के पूरा फॉर्मेट बना के, अकाउंटिंग जिसे कहते हैं, जो कि प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग कहलाता है, जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जिसे हम कहते सही है, हैं ठीक। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो सारा मैं सही आपको है, मैं उसके लिए मैं अलग वो बनाता हूँ, क्या कहते हैं, बाकायदा वो जो ना अलग नोट्स, इस तरह नोट्स है ना, नोट्स बनाऊंगा उनके जी हाई जी। ऐसी सीए वगैरह की बुक्स को से जामे चीजें निकाल के ना, उसके ऊपर मैं आपको बेसिक सही है, बेसिक ठीक। बता दूंगा, बीकॉम की आई कॉम की चीजें निकाल के ना, वो मैं हाँ, नोट बिल्कुल सही। उसके लिए आपके लिए मैं बुक सर्च करता हूँ, फिर उसे नोट्स बना के फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? चलो सही है, ठीक है। अभी जो है, सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पे आज स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको कस्टमाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन एसएपी ईआरपी, तो सबसे पहले जो आप कस्टमाइज करते हो ना, वो आपके पास एसएपी फाइनेंस का होता है, ठीक है ना? फाइनेंस का इस वक्त मैं फाइनेंस के मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? सही है, अब ठीक है। ये जो है क्या नाम है एसएपी का, मैं और भी आपको बताऊंगा। देखो, ये तो आपको पता है व्हाट इज एसएपी स्टैंड फॉर, ठीक है? जी, सिस्टम एप्लीकेशन सही एंड है, प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, ये पूरा आता है, ठीक है ना? एसएपी क्या सही है? है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ईआरपी है, ठीक है? ये भी आपको पता है, ठीक है? सही है, ठीक है। अब यह है कस्टमाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन एसएपी ईआरपी। सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा है, वहां आपने उसको कस्टमाइज करना होगा। मतलब सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, उस कंपनी का नाम, कंपनी कंपनी कोड, ये सारी चीजें बनानी होगी। बिजनेस एरिया, सेगमेंट, और फिर फिस्कल ईयर वेरिएंट, और इसी तरह ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये सारी चीजें आपने बनानी होती है, कॉन्फ़िगर करनी होती है। इस सही सारे है, कंपनी के हवाले से जो भी पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इसे हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, ठीक है? सही है, और जब आप ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तब जाके फिर जो ना आप आगे काम करो, अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके चलोगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले आप तीन तरह का डेटा होता है। एक हमारे पास होता है कस्टमाइजेशन डेटा, ठीक है ना? सही कस्टमाइजेशन है, डेटा में क्या होता है? कस्टमाइजेशन डेटा में ये होता है, ये जो सारा, कि कंपनी का नाम, सही। कंपनी हो गई, कंपनी कोड है, ठीक है, बिजनेस एरिया है, सेगमेंट है, ये सारा डेटा जो आप मेंटेन करते हो, ये कहलाता है कस्टमाइजेशन डेटा, ठीक है? यानी जिस कंपनी में एसएपी इंप्लीमेंट हो रहा है, उस हवाले से जो भी आप डेटा मेंटेन करते हो, वो सारा का सारा डेटा आपके पास कस्टमाइजेशन डेटा होता है, जिसे हम सेटअप डेटा भी कहते हैं, ठीक है? सही है, और ठीक है, इसके सही है, बाद दूसरे नंबर पे जो आपको इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है मास्टर डेटा। सही है। मास्टर डेटा। और फिर तीसरे नंबर पे होता है ट्रांजेक्शन डेटा। क्या, कौन सा डेटा होता है? ट्रांजेक्शन डेटा। अच्छा, ट्रांजेक्शन डेटा ट्रांजेक्शन। क्या है, मास्टर डेटा क्या है, कस्टमाइजेशन डेटा क्या है? और यहाँ पे अब मैं मास्टर डेटा की तरफ अगर आता हूँ, तो मास्टर डेटा जो है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बैंक में, बैंक अकाउंट जो है ना, आप अगर किसी बैंक में कैश लेके जाते हो, ठीक है, कैश आप डिपॉजिट करते हो किसी बैंक में, तो मुझे ये बताओ
क्या डायरेक्टली किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक के ब्रांच में आपका कैश डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा अगर वहां पे आपका अकाउंट ना हो? नहीं होगा, कैसे होगा? नहीं होगा। तो पहले क्या होना चाहिए? आपका अकाउंट होना अकाउंट। चाहिए। अब क्या है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्या है आपके पास? मास्टर डेटा है। बैंक अकाउंट क्या है? मास्टर। मास्टर डेटा है। फिर आप उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी कैश सही आ है। रहा है या जा रहा है, या चेक आ रहा है या जा रहा है, या ट्रांसफर हो रहा है या क्लियरिंग हो रही है, जो भी है। तो वो जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है ना, वो आप क्या होता है, मास्टर डेटा एक बार मेंटेन किया जाता है, मास्टर डेटा बार बार मेंटेन नहीं किया जाता। ठीक है। सही है। मास्टर डेटा में बिल्कुल चेंज हो सकती है, ठीक है ना। आपने सही उसको, है। मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो मोबाइल नंबर आप जो दोबारा डाल लेते हो, मास्टर डेटा में चेंज कर लेते हो, उसके अकाउंट जो ओपनिंग फॉर्म होती है सिस्टम के अंदर, उसमें आप चेंजिंग कर लेते हो, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सही। तो नहीं होता मास्टर डेटा में चेंजिंग, हाँ। डेली बेसिस पे तो नहीं होता, लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं डेली। डेली बेसिस पे होता है। ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिल्कुल। वो डेली बेसिस पे होते हैं। तो एक, हम्म। अच्छा, इससे पहले जब सॉफ्टवेयर में रखा जाता है तो ब्रांच ब्रांच कोड आपने देखा होगा ना, ब्रांच जी ब्रांच जी। कोड वगैरह, ये जो जो भी फिजिकल ईयर होता है, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो सारी चीजें आप कस्टमाइजेशन डेटा में मेंटेन करते हो, ठीक है। सही है। सही है। फिर उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय के उस पे डेटा पे, मास्टर डेटा पे काम करते हो, तो एम्प्लॉय का डेटा, सॉरी, उसका कस्टमर का मास्टर डेटा आपके पास क्या होता है? जो आपके कस्टमर डेटा होता है वो आपका मास्टर डेटा होता है। फिर सही आप है। जो ट्रांजेक्शन करते हो, वो जो मास्टर, जो आपका कस्टमर ट्रांजेक्शन करता है, तो वो आपके पास क्या होता है? ट्रांजेक्शन डेटा होता है, ठीक है। आप क्या, आपके एम्प्लॉई उस डेटा को परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ठीक है ना। सही है। सही है। अच्छा, तो इसलिए आपको तीनों तरफ का डेटा मेंटेन करना होता है। जो कंसल्टेंट होता है वो इस पे काम करता है, पहले कस्टमाइजेशन डेटा पे काम करता है, फिर मास्टर डेटा पे काम करता है, फिर ट्रांजेक्शन डेटा पे काम करता है, ठीक है। सही है। यहाँ तक बात समझ गई? बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमने सबसे पहले जो काम करना है, कस्टमाइजेशन डेटा पे काम करना है, ठीक है। सही है। कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट आपको कस्टमाइजेशन डेटा पे काम करना होगा, ठीक है। कस्टमाइजेशन डेटा में सबसे पहले आप क्या मेंटेन करते हो? कंपनी क्लाइंट हो गया, कंपनी हो गया, कंपनी कोड हो गया, असाइन कंपनी, कंपनी कोड, ठीक है, ये भी असाइन करते हो, ऐसा करते हो। सही है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि कंपनी और कंपनी कोड में क्या फर्क है। एक होता है कंपनी, कंपनी से मुराद क्या है? अ ग्रुप, ठीक सही है। है। मैंने एग्जांपल आपको दी थी, जैसे लकी ग्रुप है पाकिस्तान में, सही है। पूरा ग्रुप है लकी ग्रुप। और फिर कंपनी कोड, कंपनी कोड क्या होता है? एक सिंगल यूनिट, यानी एक कंपनी आपके पास क्या कहलाती है? कंपनी कोड, ठीक है। कंपनी इस कोड। सही है। इस group में जो है, जैसे हम कहते हैं लकी मोटर, तो लकी मोटर्स भी क्या है? एक कंपनी कोड। कंपनी है, तो ये कंपनी कोड हो जाएगा। और जो ग्रुप होगा, जो लकी ग्रुप है, ग्रुप में तो बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज आ जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये। अच्छा, बाज वक़्त आपका एक स्टेटमेंट बनता है, वो आपको कहता है कि ग्रुप लेवल का स्टेटमेंट दे दो। सही है। अच्छा, एक होता है ब्रांच का, एक होता है ब्रांच लेवल पे स्टेटमेंट, वो आप सही है। समझ, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर से हो ना, तो ये आप जो है ना, ब्रांच लेवल का स्टेटमेंट जो होगा वो कंपनी कोड लेवल पे होगा। और अगर मैं कहूँ कि सही। ग्रुप लेवल का स्टेटमेंट चाहिए, तो ग्रुप लेवल का क्या होगा? वो राइट। वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कंसोलिडेटेड, कंसिडर। ठीक। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसोलिडेटेड कंसिडरेटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। सही है। और अगर एक है, अब आपके पास है कंपनी कोड लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है आपके पास क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक सही होता है है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके पास सिंगल कंपनी कोड के लिए होता है, और दूसरा कंपनी लेवल पे जो होता है उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हम आगे जाके सही है। पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे और एसएपी के अंदर भी पढ़ेंगे, दोनों चीजें कवर सही करेंगे, है। ठीक है। ठीक सही है। तो आपको ये आता है सिस्टम में कन्फिगर करना आता है कि हम कंपनी कैसे कन्फिगर करेंगे? कंपनी, सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं ये, हाँ ये की हाँ ये तो बस आप इसको गो थ्रू कर दें, कंपनी कोड और कंपनी, ये कंपनी कंपनी कोड। कंपनी, ठीक है ये। अच्छा, इससे सही है। पहले एक और चीज बता दूं, ये क्लाइंट है, क्लाइंट है ना सही यार, है। क्लाइंट भी है। हम्म। क्लाइंट जो है ना, ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट न्यूमेरिक की होता है, ठीक है। सही ऐसे है। अंदर क्लाइंट कितनी डिजिट का होता है? थ्री थ्री डिजिट डिजिट। होता है, 3 डिजिट नंबर या न्यूमेरिक की, सही है। 3 डिजिट न्यूमेरिक की होता है।
अच्छा ये 3 डिजिट होता है, 3 डिजिट। 3 डिजिट में जैसे 800 एक क्लाइंट है, 000 भी क्लाइंट हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। मतलब यह है कि ये आपका जो क्लाइंट डिसाइड करता है, ये बेसिस कंसल्टेंट देता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। जब ऐसे सही है। इंस्टॉल होता है सर्वर पे, तो ड्यूरिंग वो क्या देता है, डिफरेंट क्लाइंट बनाता है सही है। बेसिस कंसल्टेंट। तो ये क्लाइंट का काम हमारे हम नहीं करेंगे, ये फंक्शनल कंसल्टेंट नहीं करता, ये बेसिक कंसल्टेंट सही। करता है। और सही। क्लाइंट है, जो क्लाइंट लेवल पे जो डेटा होता है ना, डेटा जो क्लाइंट लेवल पे मेंटेन होता है, वो जैसे जनरल डेटा होता है, वो जनरल डेटा क्लाइंट लेवल पे होता है। जैसे कस्टमर है ना, कस्टमर का एड्रेस, अगर मैं किसी कस्टमर का एड्रेस मालूम करना चाहूँ, जबकि इस क्लाइंट के अंडर दो कंपनी कोड है, एक कंपनी कोड एबीसी है, दूसरा कंपनी कोड एक्स वाई जेड है इस क्लाइंट के अंदर। और सही है। अगर मैं एक्स वाई जेड कंपनी पे काम कर रहा हूँ, वो कस्टमर एबीसी का भी है, और वो कस्टमर एक्स वाई जेड से भी माल खरीदता है। तो अगर मेरे सही है। मेरे क्लाइंट सेम है, तो मैं ये जो कस्टमर है इसका एड्रेस मालूम करना चाहूँ, तो मेरा एबीसी के डेटा अगर एबीसी मेंटेन करेगा क्लाइंट लेवल पे, तो एक्स वाई जेड भी एक्सेस कर सकता है, एबीसीडी भी है, एबीसी भी एक्सेस कर सकता है। यानी क्लाइंट सही। लेवल पे जो डेटा होता है, अगर उसी ग्रुप के अंदर 3 से 4 या 5 या 10 जितनी भी कंपनीज आती है, तो जो जनरल डेटा होता है या क्लाइंट लेवल का डेटा होता है, दैट इज एक्सेसिबल फॉर ऑल कंपनी कोड। सही है। ठीक है, क्लाइंट लेवल पे जो डेटा होता है वो एक्सेसिबल फॉर ऑल कंपनी। मतलब हेड ऑफ आसम। पेपर्स करें कि अगर एक मेन ब्रांच है, हेड ऑफ लेवल पे है, तो वहां पे एक कस्टमर है, उसका डेटा ब्रांच जो हैदराबाद में ब्रांच है, वो कराची में मेन ब्रांच है, और हैदराबाद की ब्रांच को कस्टमर का डेटा चाहिए होता है, तो वो निकाल सकता है। ठीक है ना, दैट इज एक्सेसिबल फॉर हम्म। ब्रांच। ठीक है। सही। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद है डिफाइन अ कंपनी। सिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन भी दी क्लाइंट की। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम के, क्लाइंट है, क्लाइंट के अंडर आता है कंपनी। कंपनी कहते हैं ग्रुप को, सही है। ग्रुप। ठीक है। और इस कंपनी के अंडर डिफरेंट कंपनी कोड है। ठीक है। जी सही हाँ, है? सही। और ये जो सही। कंपनी कोड है ये 4 डिजिट है, जबकि कंपनी जो है वो 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक है, 6 डिजिट। यानी ग्रुप ठीक जो है। होता है, ग्रुप जो है, ग्रुप कितने डिजिट का होगा? सिक्स सिक्स डिजिट सिक्स का। ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक है, क्या है? अल्फा अल्फा। अल्फा नंबर। न्यूमेरिक। यानी इसको मैं अल्फाबेट में भी रख सकता हूँ और नंबर में भी रख सकता हूँ, जैसे ये नंबर में रखा हुआ है, ये नंबर में रखा हुआ है, ये नंबर में रखा हुआ है। ठीक है। सही है। और यहाँ देखिए, एक ग्रुप के अंडर मल्टीपल कंपनी कोड हो सकते हैं, मल्टीपल कंपनी कोड यानी और भी हो सकते हैं। ठीक है। सही है। ठीक। अच्छा, ये होगा 6 डिजिट का। ये तो आपको पता है कि 6 डिजिट का क्या होता है, कैसे होता है। और कंपनी सही। कोड कितने डिजिट का होता है? थ्री। ओ, कंपनी कोड 6 डिजिट, फोर डिजिट का। 4 डिजिट का। ये कितने? 4 डिजिट फोर का। डिजिट। और कितना होता है? अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? दोनों आ जाएंगे, अल्फाबेट भी आ जाएंगे, नंबर क्या है। हाँ, अल्फा, सिर्फ अल्फा भी रख सकते हो, सिर्फ न्यूमेरिक भी रख सकते हो, और दोनों ठीक है। भी रख सकते हो। यानी मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, मैं हम्म। ऐसे भी रख सकता हूँ, एक। सही है। मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। सही। ठीक। ठीक? ये सर्टिफिकेशन के क्वेश्चन में भी आता है, इस वजह से सारी चीजें बता रहा सही। हूँ। अच्छा, इसके बाद है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है बिजनेस एरिया। किसकी बात हो रही है? बी, बिजनेस है। बी ए से मुराद क्या है? बिजनेस एरिया। बिजनेस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो, ये कंपनी है ना, इस कंपनी के 3 प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। पहला प्लांट जो है ना वो टायर बना रहा है, दूसरा प्लांट जो है ना, ये प्लांट 1 क्या बना रहा है? टायर। और दूसरा प्लांट लाइट बना रहा है, प्लांट 2 क्या बना रहा है? लाइट। अच्छा। और तीसरा प्लांट जो है मेरे पास इंजन बना रहा है। ठीक है। सही है। तीसरा प्लांट क्या बना रहा है? इंजन। एकदम। मैं मालूम करना चाहूँ
कि ये प्लांट वन मुझे कितना का प्रॉफिट दे रहा है, कितना कमा कर दे रहा है टायर सेल करते हुए, तो मैं इस प्लांट वन को बिजनेस एरिया वन बना सकता हूँ, और प्लांट टू को क्या बना दूंगा, बिजनेस एरिया टू, प्लांट थ्री को बिजनेस एरिया थ्री बना दूंगा। इसी तरह अगर मैं ये जो ना प्लांट को नहीं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, प्लांट को नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे शोरूम है, डिफरेंट शोरूम है, मैं मेरी कंपनी है बाइक्स बनाती है, क्या बनाती है, बाइक्स बनाती है। यानी प्लांट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट, एक ही प्लांट है जिसमें बाइक के पार्ट्स असेंबल होते हैं, ठीक है। मेरी असेंबलिंग कंपनी है। पाकिस्तान में गाड़ियां महंगी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारी असेंबली हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही, इस वजह से यहाँ पे अगर बाइक भी हो रही है तो असेंबलिंग हो रही है, पार्ट चाइना के आ रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि असेंबलिंग असेंबल हो रहा है, ठीक है, प्लांट वन असेंबल हो रहा है। अब मैंने प्लांट तो मेरे पास एक ही है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके बिजनेस एरिया, प्लांट को बिजनेस एरिया नहीं बनाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये बाइक जो है मेरे शोरूम है, शोरूम वन, शोरूम टू, शोरूम थ्री। शोरूम वन है HYD वन हैदराबाद में, शोरूम वन है HLR2 लाहौर में, शोरूम थ्री है KHI3 ये कराची में, शोरूम वन, शोरूम टू और शोरूम थ्री, ठीक है। सही। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गाड़ियां, मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो शोरूम है, शोरूम वन जो हैदराबाद में, ये कितनी गाड़ियां सेल होती है, और कितने मतलब सेल्स कितना होता है, और कितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है, एक्सपेंस यानी लेस कर दूंगा, तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना बचता है, ठीक है। तो मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए, इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस तब मुझे मिलेगा कि जब मैं हैदराबाद को HYD जो शोरूम है हैदराबाद वाला, इसको मैं बिजनेस एरिया वन बना दूं, दूसरे को बिजनेस एरिया टू, तीसरे को बिजनेस एरिया थ्री बना दूं। अगर मैं बिजनेस एरिया का नाम रखूंगा, बिजनेस एरिया की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो उसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, रिपोर्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। बात समझ आई। बिल्कुल सही। दूसरे अल्फाजों में, बिजनेस एरिया इज द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सही। हाँ, आपके पास कॉस्ट इनकर हो रहा होता है और रेवेन्यू भी जनरेट हो रही होती है, ठीक है। तो शोरूम में क्या होता है, आपके पास कॉस्टिंग भी हो रही थी, लोगों को मैनेजर की तनख्वाह भी हो रही होती, लेकिन साथ में बाइक भी सेल हो रही थी, जो कि आपको प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा होता सही। है। एक है आपके पास कंपनी कोड लेवल, एक है कंपनी कोड। कंपनी कोड के बाद जो नीचे लेवल पे आपको पास, उससे बाद छोटे लेवल पे जो स्टेटमेंट चाहिए होता है, रिपोर्ट चाहिए होता है, वो बिजनेस एरिया होता है, ठीक है। और सही। और बिजनेस एरिया से नीचे लेवल पे रिपोर्ट चाहिए होती है, तो वो सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। सही है। मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट बनता है प्लांट में, अगर मैं प्लांट वन को मैंने बिजनेस एरिया वन बनाया, ठीक है। अब इस प्लांट में मेरे पास जो है ना चॉकलेट भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास बिस्किट भी तैयार हो रहे हैं, बिस्किट से, चॉकलेट से, और भी केक तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बिस्किट को मैं सेगमेंट वन दे दूंगा, इसको सेगमेंट टू दे दूंगा, और इसको सेगमेंट थ्री दे दूंगा। मतलब है, अगर प्रोडक्ट वाइज भी देखना चाहूँ, तो मैं प्रोडक्ट को भी क्या सेगमेंट रख सकता हूँ, ठीक है। सही है। बात यही, ये मेरी से आपको बिल्कुल सही। मैंने डेफिनेशन दी हुई। तो मैं यहाँ पे आपको, अब मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा इनकी। क्या करूंगा, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा सिस्टम में। तो सारे एक ही मेनू पाथ पे आएंगे, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, इसमें मैंने इस नोट्स में भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, बुक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा, तो आसानी हो जाएगी, आप इसको स्टडी कर सकते हो जो मैंने अच्छा, बता। ये कंट्रोलिंग एरिया क्या है, ये जो ये डायग्राम में बना हुआ है? कंट्रोलिंग एरिया ये आता है आपके पास कॉस्ट एनालिसिस के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए,
अच्छा सही है, ठीक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। मतलब अगर सही है, ठीक चीज बनती है एक गाड़ी है, एक साइकिल है, ठीक है ना, एक कंपनी है, है। साइकिल बन जाएगा तो क्या बनना है, साइकिल। अब साइकिल क्या, साइकिल के पार्ट्स होते हैं, हैंडल है, गियर है, ब्रेक है, बॉडी है, ठीक है। तो सही अब इसकी क्या कॉस्ट लगेगी, ये कितने का है, ये इसकी क्या कॉस्ट लग रही है, इसकी कॉस्ट क्या लग रही है, इसकी कॉस्ट लग रही है। अब इसको तो ये होगा मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट, और इसके ऊपर लेबर कितने लग रहे हैं, तो ये होगा लेबर कॉस्ट। और इसके ऊपर सही है, एफ ओ एच कितना लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड कितने लग रहे हैं, तो इसकी भी कॉस्ट है, ठीक है ना। तो मतलब ये, तो इनकी कैलकुलेशन करते हैं ना, ये मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसी भी उसके लिए जो कॉस्टिंग की जाती है, ठीक है ना। अब कॉस्टिंग में हम कंट्रोलिंग एरिया में पढ़ते सही है, हैं, सही है। ये कंट्रोलिंग एरिया जो है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का यानी कंट्रोलिंग एरिया कॉस्टिंग का एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की हायरार्की है, ठीक है ना। ये बहुत सही इंपॉर्टेंट होता है ये कॉस्टिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मुझे सिस्टम में बनाना है। अगर मैं कंपनी कोड कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, डिफाइन अ कंपनी, पूरा ये तरीका दिया हुआ है, ठीक है। आई है। एस टी आर ओ टी कोड लिखूंगा, आई एम जी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी में जाऊंगा, सिस्टम में कॉन्फ़िगर करूंगा। और फिर अगर मैं कंपनी कोड कॉन्फ़िगर करना चाहूँ, तो कंपनी कोड का भी यही तरीका है, कंपनी का भी यही तरीका है, कंपनी कोड का भी। वहां पे दोनों, फिर असाइनमेंट रहेगा तीसरा स्टेप, ठीक है। तो ये इस सही वजह है। से ये अब ये डिस्कस कर चुका हूँ, इसी आपके लिए कोई हाँ, मसला नहीं, इस वजह से नहीं नहीं, ठीक। स्पीड से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप बीच में छुट्टी नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो क्योंकि देखे अली भाई, जब तक आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलती लाइफ में ना, तो हम्म। बंदे को ये पता नहीं होता कि यार मैं अपने क्या स्किल्स आगे शो करूँ। हाँ, सही कह रहे हैं। या ऐसे करो, न्यूजीलैंड में यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट करो, ठीक है ना। और जो भी बंदे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं दूंगा उनको, सर्वर एक्सेस ऑनलाइन मैं दूंगा, सिर्फ कस्टमर, आप जो ना यूनिवर्सिटी के लड़कों से बात करो, ऑनलाइन जो भी है। हाँ, नहीं, सही है, तो सिटी में जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एटमोसफियर डिफरेंट होगा, बिजनेस का कल्चर भी डिफरेंट होगा ना। हाँ, चलो मैं देखने में कोशिश करता हूँ कुछ करने की। एक दो, ऑनलाइन कोई काम पर ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करूँ किसी से। हाँ हाँ, ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो ना, तो क्योंकि यूरोप में पता क्या है, एसएपी कंसल्टेंट सबसे महंगा पड़ता है यूरोप में ना। बेल्जियम सही। में एसएपी कंसल्टेंट बहुत महंगे पड़ते हैं। अभी कनाडा में, बेल्जियम में बहुत महंगे पड़ते हैं ना। और ये सही है। तो वो दोस्त मुझे, अच्छा, जो ऑनलाइन कंसल्टेंट है ना, सारे इंडियन बैठे हुए हैं यहाँ पे, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं वहां पे, ठीक है ना। सही है। तो ऐसा करो, जिसको ऑनलाइन प्रोजेक्ट चाहिए हो ना काम करने के लिए, आप बात हाँ करवाएं, हाँ, ठीक है ना, उससे सही प्रोजेक्ट है। के ये जो प्रोजेक्ट है, तो हम इसे इम्प्लीमेंटेशन, पूरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, उसको जो ना सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। इसे कहते हैं रिमोट सपोर्ट। देखें एसएपी का, तो पहले मैं आपको बताऊं कि एसएपी करने जा रहा है बंदा, तो उसकी क्या डायमेंशन है कि वो अपने उसको सेट सेट कर सकता है। एसएपी में ना एक होता है कंसल्टेंट लेवल। क्या होता सही है, है कंसल्टेंट लेवल। कंसल्टेंट लेवल? क्या होते हैं कंसल्टेंट लेवल के लोग? ज्यादातर इम्प्लीमेंटर के साथ होते हैं, एसएपी इम्प्लीमेंटर। सही है। अच्छा, एसएपी ने इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये कौन करता है? ये आपके कंट्री में, न्यूजीलैंड में, को एसएपी के वो होंगे, अथोराइज्ड डीलर होंगे, या अथोराइज्ड वो होते हैं, क्या कहते हैं, अथोराइज्ड पार्टनर होते हैं, एसएपी सही है। पार्टनर होते हैं। आप देखिएगा, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एसएपी पार्टनर इन न्यूजीलैंड, सही है। आप इसको सर्च कीजिएगा, एसएपी के पार्टनर, तो आपको एसएपी के पार्टनर मिलेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन एसएपी का पार्टनर है, जो इम्प्लीमेंटर है, जो न्यूजीलैंड के अंदर या दूसरे कंट्रीज के अंदर एसएपी इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना। सही है। देखो, एक तो ये है, ठीक है, कंसल्टेंट पूरे इम्प्लीमेंटर के साथ काम कर रहे होते हैं।
और इसके अलावा कंसल्टेंट क्या करते हैं, आपके जिस कंपनी में एसएपी लग जाता है, ठीक है ना, एसएपी जिस कंपनी में लग जाता है, कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पेप्सी की ना, पेप्सी में एसएपी लगा हो, ठीक है ना, सही तो इसमें एसएपी जैसे ये कंपनी है, इसमें एसएपी इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये क्या करती है कि अपने जो डेली बेसिस पे इनको प्रॉब्लम आते हैं एसएपी पे काम करते हुए, ये क्या करती है, इसी इम्प्लीमेंटर से सपोर्ट मांगती है कि आप अपने जब भी मसला हो तो हमें सपोर्ट भी दो, ठीक है। सही है। और अपने भी कंसल्टेंट हायर करती है, सही है। अपने भी कंसल्टेंट बिठा देती है, ठीक है। और फिर कंसल्टेंट के बाद उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट में एसएपी के बंदे होते हैं। ये कंसल्टेंट जो होता है, ये आईटी डिपार्टमेंट में बैठा होता है, ठीक है। सही है। और आईटी से डिपार्टमेंट से फाइनेंस का और मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लांट एंड मेंटेनेंस, और कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, इनके जो मैनेजर होते हैं ना, सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये क्या करते हैं, फाइनेंस वाला कंसल्टेंट फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव को सोल्यूशन और उनके स्टाफ को सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, उनके प्रॉब्लम हल करता है। और ये कंसल्टेंट यहाँ पे एमएम का अलग होगा, पीपी का अलग, तो ये कंपनी भी रखते हैं इन बंदों को, और ये इम्प्लीमेंटर के साथ भी प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं, यानी इनके दो अपॉर्चुनिटीज ये है, इनके पास चांसेस आ जाते हैं। इसके सही बाद है। कंसल्टेंट के बाद नीचे जो होता है वो पावर यूजर होता है, पावर यूजर होता है, यानी ये एंड यूजर से अच्छा होता है, यानी मास्टर हम्म। डेटा मेंटेन करता है, एंड यूजर से अच्छा होता है। सही कंसल्टेंट है। तो पूरे कस्टमाइजेशन डेटा को भी देखता है, मास्टर डेटा को भी देखता है, और ट्रांजेक्शन डेटा भी सब कुछ आता है। पावर यूजर सही के है। ट्रांजेक्शन डेटा और मास्टर डेटा को मैनेज कर लेता है। और इसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट में एसएपी के जो बंदे होते हैं जो डेली बेसिस पे एसएपी में ट्रांजेक्शन करते हैं, वो आपके पास कौन कौन होते हैं, एंड यूजर एंड होते सही है। हैं, ठीक है। अब ये सपोर्ट वाली बात है ना, सपोर्ट वाली, एक इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है और एक सपोर्ट वाली बात है। सपोर्ट तो या तो जब जब ये यूरोप में देखते हैं कि अब ये तो कंसल्टेंट बहुत महंगा पड़ रहा है, वो तो एक घंटे के $200, $400, $500 चार्ज कर रहा है, एक घंटे के $400 चार्ज कर रहे हैं, एक हम्म। घंटे काम करता है, $400 ले जाता है, $800 लेता है। तो हाँ। कब रेट मैंने बताया, $1000 लेते हैं, दो $2000 ले लेते हैं, 2 घंटे काम किया, $4000 ले जाते हैं कंसल्टेंट। सही बात। तो हाँ बिल्कुल सही। कंसल्टेंट यहाँ पे इस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या करते हैं यूरोप वाले, यूरोप वाले यूरोप वाले क्या करते हैं, इंडियन, ये इंडियन से राब्ता करते हैं, हम्म। तब इनको $800 पर आवर लेना पड़ता है। ये क्या करते हैं, इंडियन से $500 में वो काम ले लेते सही है। हैं। तो इस वजह से वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी ज्यादा यूरोप वाले, वो कहते हैं कि दो यार कोई ऑनलाइन लो, या तो ये क्या करते हैं, फाइवर पे आते हैं या अप वर्क पे आते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। सही है। अब बात समझ गई, हाँ बिल्कुल सही है। ये प्रोसेस होता है। और एक और बात होती है, जो एक और बता रहा हूँ एससीपी का, जो हम्म। कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। एससीपी के ट्रेनर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। सही है। अब यूनिवर्सिटी में बिजनेस यूनिवर्सिटी में जहाँ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाई जाए यूनिवर्सिटी में, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो फाइनेंस की, हम्म। चाहे वो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एमबीए करवा रही है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे जो भी हो, हर बंदे को बिजनेस की जरूरत होती है, बिजनेस करता है बंदा, ठीक है। सही है। ऐसी चीज जो है, एससीपी सीखने के लिए आपके लिए कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएशन जिस चीज में भी हो, ग्रेजुएशन आपने कम से कम ग्रेजुएशन किया हो बस। सही है। एससीपी सर्टिफिकेशन, ठीक है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आपके अलग स्किल्स देखे जाते सही है। हैं। right? आपको एससीपी कितना आता है, सीए आपने किया हुआ है वो अलग बात है, एससीपी कितना आता है ये अलग। सही है। एमबीए किया हुआ है
अलग बात है। एसएपी कितना आता है ये अलग बात सही है। है। आपने बीए किया हुआ है, एसएपी के एक्सपर्ट हो, अलग बात है। तो एसएपी में ये नहीं देखा जाता कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ये देखा जाता है कि एसएपी पे क्या आता है, कितने कंसल्टेड हो, कितना काम आता है, कितना एक्सपीरियंस है, सही कितने है। पे काम किया हुआ है, ये देखा जाता है। सही है। और इस वक्त ट्रेनिंग जो है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, एसएपी की ट्रेनिंग यूरोप में नहीं करवाई जा रही है, बहुत कम। वो सारे इंडियन का सपोर्ट लेते हैं, पाकिस्तानियों का सपोर्ट ले, पाकिस्तान में तो कम है, नहीं ये नाम नहीं हम्म। खबर है। वो इंडिया को, पूरी इंडिया लीड कर रहा है इस वक्त तो पूरी हाँ। दुनिया इंडिया लीड कर रहा है, और हर जगह ये आगे जा रहे हैं। एसएपी का बंदा इंडिया राज करता है, यूरोप में राज कर रहे हैं। हाँ। सही कह रहा है। मिडिल ईस्ट में भी उनकी जड़ें मजबूत है, और यूरोप हाँ। में उनकी जड़ें मजबूत है। हम पाकिस्तानी ना स्कूल में पढ़ते, मैट्रिक का इम्तिहान भी नकल करके पास करते, है ना। सही बात है। हाँ बिल्कुल सही। SCR, एससीपी रेफरेंस आएगी। देखो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा रहा हूँ, सॉरी एंटरप्राइज सेक्टर में। एंटरप्राइज सेक्टर डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। सही है। कंपनी से मुराद जाते हैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। हम्म। न्यू पे क्लिक करूंगा, या कंपनी दे दूंगा, जैसे मैं ए ए में स्टार देता हूँ, STAR स्टार 01, ये ग्रुप है, स्टार ग्रुप है, स्टार सही है। ग्रुप कंपनी, स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी, स्टार ग्रुप। स्ट्रीट एड्रेस कुछ भी डाल दिया मैंने, ये वो पोस्टल कोड 5, सिटी ISB इस्लामाबाद, कंट्री PK, पूरा नाम भी लिख सकते हो इस्लामाबाद, लैंग्वेज सही है। ES, करेंसी PKR। सही है। ये डिटेल डाल दी, एंटर करूंगा, सारी डिटेल ओके, यस, देन क्लिक ऑन सेव। ये मैंने ग्रुप का नाम रखा। ये जो रिक्वेस्ट होती है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होती है, जब फर्स्ट टाइम आप काम करते हो तो प्रोजेक्ट सही मैनेजर है। को क्या, आपको ये जो ना एक नंबर है आपको सिस्टम असाइन करता है कि देखो आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम काम करोगे ना तो आपके पास ये ब्लैंक होगा। आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपने कस्टमाइजेशन लिखना होगा, कुछ दे देना। ठीक है। ठीक है, कस्टमाइजेशन, और उसके बाद आपने इसको सेव करना सही। है जस्ट, और ये आपने एंटर करना है। डेटा वाज सेव हुआ। ठीक है, स्टार सही ग्रुप है। ऑफ कंपनी सेव हो गया, सेव। ठीक है, ये आपके पास ग्रुप बन गया। ठीक है, इसके बाद वापस आए, ये देखिए आपके पास ये कंपनी ग्रुप बन गया। ठीक है, सही है। अब इस ग्रुप के अंदर या तो इसके वेर इंटरफेस में एसएपी लग रहा है, या इसकी किसी यूनिट में एसएपी लग रहा है, वो हमारे पास होगा कंपनी कोड कहलाएगा। सही एडिट है। डिलीट से कंपनी कोड, सेम मेनू पाते हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडिट कॉपी डिलीट से कंपनी कोड। इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे एडिट कॉपी कंपनी कोड डेटा, ऊपर अगर आपने पहले से कोई कंपनी कोड बनाई हुई है उसको देखना चाह रहे हो, या उसका डेटा कॉपी करना चाह रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन यूज होगा, पहले वाला। हमने कौन सा ऑप्शन यूज करना है, सेकंड वाला, एडिट कंपनी कोड डेटा। इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक किया, इसके बाद ये देखें आपके पास ये लिस्ट आ गई। ये पहले से ये जो लिस्ट है, ये लोगों ने पहले काम किया, ये मैंने भी कुछ काम किया इसके ऊपर, ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट ने भी काम किया। सही है। उसके बाद है ना यहाँ पे, अच्छा नई कंपनी कोड बनाने के लिए न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे, किस पे, न्यू एड्रेस। न्यू एड्रेस। अच्छा अली भाई मुझे एक गिलास पानी पीना है, मैं आता हूँ, ठीक है। हाँ श्योर श्योर जी।
हेलो। हेलो जी जी। जी अली भाई। अच्छा अली भाई, मैं क्लास खत्म करने के बाद ना मैं कुछ सजेशन भी दूंगा। ठीक है, सजेशन सही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा। इन फ्यूचर आपने उसको अपने जहन में रखने हैं, ठीक है ना। ठीक है, सही इन फ्यूचर आपने वो काम करने हैं, ठीक है चलो, ना। सही, ठीक है, मैं आपको सही बिजनेस प्लानिंग बताऊंगा आपको इन फ्यूचर। अच्छा देखिए, सही। यहाँ पे न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक कर, कंपनी कोड, कंपनी नेम, कंपनी कोड यहाँ पे मैंने कोई भी, जैसे मैंने स्टार ST01, यानी स्टार पहली कंपनी है बाइक की, स्टार बाइक के नाम, जहां एसएपीएम ठीक हो रहा है। इसी ग्रुप का दूसरी कंपनी है ना, पहले पहले ये कंपनी बाइक की थी, अब इस कंपनी ने पानी के मोटर बनाना शुरू कर दिए। अब इसके दूसरा यूनिट है, एक और यूनिट लगा दिया जो वॉशिंग मशीन और फ्रिज बना रहा है। तीसरा सही यूनिट है, लगा दिया, वो एसी बना रहा है और टेलीविजन एलसीडी बना रहा है, ठीक है। सही है, ठीक है, तो अब जो इनका पहली कंपनी ना ST01, ये बाइक एस एस स्टार स्टार बाइक के नाम से, ठीक है। सही है, सिटी कराची के HI मैंने लिख दिया, मैं हैदराबाद लिखता हूँ, HYDER, और कंट्री, ठीक है। हेड ऑफिस का है इस्लामाबाद में, और ये सही है, कंपनी है, ये कंपनी है हैदराबाद में, विरोध। और कंट्री ठीक है, बाहर भी हो सकती है, करेंसी ठीक है, हम्म, सही है, लैंग्वेज EN। अच्छा अब मैं या इस एड्रेस के बटन पे क्लिक करूं या सेव करूं, मुझे खुद ये एड्रेस के बटन पे ही लेके जाएगा, देखना। एंटर करके मैं सेव करूं। अच्छा ये क्या कह रहा है करेंसी, अच्छा सॉरी, करेंसी क्या है, PKR करेंसी, कंपनी कोड करेंसी वाज चेंज, जैसे चेंज PKR है ना, PKR, एंटर। PKR क्यों नहीं रह रहा। अच्छा ASP के नाम से कोई कंपनी है तो नहीं, मैं देखता हूँ। अच्छा इन्होंने करेंसी हटा दी, पाकिस्तान को तो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। करेंसी हटा देंगे। है नहीं, पाकिस्तानी रुपी है ना। है ना। हाँ। क्या कह रहा है, कंपनी कोड करेंसी और चेंज, तो कंपनी कोड करेंसी तो है, मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज है जो भी है, वापस आता हूँ। Entry, मैं लिखता हूँ STAR, स्टार लिख देता हूँ, ठीक है। स्टार बाइक सिटी, PKR लैंग्वेज EN, हाँ लेना सेव। अब देखो मुझे किस पे लगेगा, एड्रेस वाली डिटेल पे, कि इस कंपनी का टोटल एड्रेस दे दूँ। टाइटल कंपनी है और कंपनी का नाम है स्टार बाइक के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार बाइक सिस्टम। जैसे ही मैं स्टार लिखूँ तो ये आ जाए। स्ट्रीट कहाँ पे वाक़ है, मैंने स्ट्रीट लिख दिया, और पोस्टल कोड दिया, कंट्री PK। उसके बाद एंटर। ये बाकी डिटेल जो ना मैंने नहीं डाली है, ऑप्शनल है, ठीक है हाँ, ना। नहीं, सही सही, ठीक है, आप सही। तो इंटर CO बॉक्स वगैरह ये वगैरह एंटर कर दिया, देखो वो दोबारा रिक्वेस्ट आई, सिर्फ आपने इंटर करना है बस। ये आपके सही। पास कंपनी कोड भी बन गया। अब कंपनी, अभी आपने कंपनी बनाई स्टार ग्रुप के नाम, किस नाम से बनाई, अब ठीक है। और इसको कितने डिजिट में रखा, STAR01, ठीक है, 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। अब इस ग्रुप के अंदर एक कंपनी बनी है अपने स्टार के नाम से, ठीक है, स्टार, सही। ठीक है। दूसरी जब ने आप आपने बना दी पाक के नाम से, तीसरी बना दी आपने जो ना कोई भी ना, पाक 1, सही है। पाक 2, इस तरह बना, या STAR1 STAR2 दे दो, ठीक है। या क्या बना, STAR1, पहले स्टार, हाँ, फिर STAR1, फिर स्टार,
टू। इस वक्त आप सिर्फ एक ही कंपनी के ऊपर काम करो। अब आपने एक कंपनी पे काम किया तो सेम इम्प्लीमेंटेशन आपने दूसरे पे करनी होगी, लेकिन अगर इसके जीएल चेंज होंगे ना या प्रोडक्ट चेंज है तो उस बिजनेस के नेचर के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है ना। इसका हो सकता है ये यहाँ पे तो आप बाइक बना रहे हो, यहाँ पे हो सकता है बिस्किट बना रहे हो। यहाँ पे आपके पास बाइक बनाना क्या है, ये डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग आता है। ये क्या आता है? डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। गाड़ियां हो गई, बाइक हो गई, या लैपटॉप हो गए, यानी ऐसी चीजें जो बना सकते हो और फिर अलग अलग पुर्जा पुर्जा भी कर सकते हो। ठीक है। स्टेबल और डिसेबल भी हो सकता है, लेकिन बिस्किट बनाए डिसेबल तो नहीं हो सकते। तो ये कहलाता है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह की कंपनी क्या कहलाती है? प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई, वो भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज कहलाती है। ठीक है। बिस्किट हो गई है, फूड टाइप के आइटम्स हो गए। ठीक है ना ये। और डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग कंपनी आ जाती है डिफरेंट। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एसएपी हम एक ही कंपनी में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं एक साइकिल समझ में आ जाए तो दूसरों का भी वही साइकिल समझ में आएगा। ठीक है। बाकी तो बिजनेस ब्लूप्रिंट्स होते हैं जिसके थ्रू बिजनेस ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं? बिजनेस ब्लूप्रिंट ये क्या होते हैं? ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप पूरी इम्प्लीमेंटेशन करते हो। यानी इसी डॉक्यूमेंट, इसमें आपको कंपनी की जो स्टाफ है ना, कोर टीम है, एसएपी की कोर टीम मिलकर ये डॉक्यूमेंट्स बनाती है। ये आपकी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि कंपनी के का ग्रुप कितनी डिजिट में रखना है, किस नाम से रखना है, कंपनी कोड का कोड किस नाम से रखना है, कितने डिजिट रखना है। ठीक है। कौन से जीएल रखने हैं, क्या रखना है, पूरा ये आपको ये बताते हैं, एक पूरे डॉक्यूमेंट्स में बना कर देते हैं। प्लांट कितने और प्लांट का नाम क्या क्या रखना है। ठीक है। कितने टाइप का मटेरियल हमारी कंपनी में यूज होता है, क्योंकि हमें थोड़ी पता होता है कि ये कंपनी क्या किस टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है प्रोडक्शन में। तो हमें मटेरियल के हम तक पता नहीं होता, प्रोसेस तक ये सारा आपको कोर टीम बताती है, कंपनी वाले। कहाँ बताती है? बिजनेस ब्लूप्रिंट्स में बताती है। ठीक है। डिस्कशन होती है, पूरे ये बनते हैं बाकायदा। ये तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता है, ये तैयार हो जाए तो उसके बाद प्रोजेक्ट इजी हो जाता है। फिर डेटा पुट करने वाली बात है बस। आपको बना बनाया मिल जाता है, उसके बाद आपको सिस्टम से खेलना होता है। इतनी मुश्किल नहीं है भाई, सिर्फ थोड़ा लॉजिक समझो बस, और उसमें काम करोगे तो मजा आएगा। जहाँ फंसोगे तो और आप उसको ट्रबल शूट करोगे, जब वो मसला हल कर लोगे ना फिर बहुत खुशी होती है। देखो डेफिनेटली। उसके बाद असाइनमेंट। अब मुझे क्या करना है, मैंने असाइन करना है कि मेरी ये कंपनी कोड स्टार है, वो स्टार ग्रुप का हिस्सा है। लिंक पैदा करूंगा। असाइन नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिस्सा नहीं लेगा। मेरा ग्रुप है स्टार ग्रुप, स्टार 01 ग्रुप का ये कंपनी। एसएपी में सिर्फ कंपनी से मुराद ग्रुप है, और और दूसरा लफ्ज हो रहा है कंपनी कोड। कंपनी कोड से मुराद क्या? एक सिंगल यूनिट, उस ग्रुप का एक पार्ट या एक यूनिट या एक ब्रांच। अच्छा स्टार। अब मेरे इस स्टार जो ग्रुप है, स्टार 1 पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप का पहली कंपनी ये स्टार है। ये मैंने इसको इसके साथ लिंक करना होगा। दूसरी बनाऊंगा स्टार 2 या स्टार 1, तो इसका भी मैं इसके साथ लिंक करूंगा। अगर मैंने आई स्टार 5 लेकिन मैंने इसको असाइन नहीं किया, तो ये जब मैं इकट्ठा स्टेटमेंट निकालूंगा तो ये तो ऊपर दोनों आ जाएगी, ये वाला लिखेगा क्योंकि असाइनमेंट लाजमी है। ठीक है। कंसोलिडेशन के लिए अब मैं इसके ऊपर असाइनमेंट की तरफ आया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं पोजीशन पे आया। पोजीशन पे कंपनी कोड दे दूंगा। मैंने किस नाम से बनाया था? स्टार के नाम से, STAR। इंटर। ये देखो स्टार सबसे ऊपर आया। पोजीशन पे क्लिक करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे तो और लोगों ने बहुत सारे कंपनी कोड बनाए, लेकिन जब आप अपने सर्वर पे रियल टाइम काम करोगे ना तो वहां पे आपको नजर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। लेकिन वो ऐसा है कि अगर उन्होंने पहले इम्प्लीमेंटेशन अपनी तमाम कंपनियों में किया हुआ है तो आपके पास ये सारी कंपनी की लिस्ट आएगी एक ही सर्वर पे।
अगर अलग अलग डिफरेंट सर्वर बने हुए तो फिर आपको यहाँ पे कोई डेटा नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपका जो बनाया हुआ वो सबसे ऊपर नजर आएगा, बाकी खाली होगा। सही। यहाँ पे आता हूँ, कंपनी कोड, कंपनी दे देता हूँ, ग्रुप दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रुप मैंने बनाया तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए, तो मुझे अपना सर्च करने के लिए इस बायरेक्टुलर बटन पे क्लिक करूंगा और स्टार लिख दूंगा। ये आ गया सबसे ऊपर पहला मेरा ग्रुप, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया सही। और यहाँ पे दे दिया, लिंक क्रिएट कर दिया इसका, ये असाइन हो गया। यानी ये कंपनी कोड COCD से बड़ा कंपनी कोड है, और इस कंपनी कोड को ये कंपनी असाइन हो गई, और मैंने इसको सेव करना है। सेव कर दिया, सही। सेव कर दिया और एंटर कर, ये असाइन हो गया, ठीक है। सही। यानी कंपनी क्रिएट भी किया और कंपनी कोड भी क्रिएट किया और फिर कंपनी को असाइन भी कर दिया, ये 3 स्टेप हमने किए थे। सही है। उसके बाद बिजनेस एरिया आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सही। प्लांट 1 में बाइक तैयार हो रहे, ये बिजनेस एरिया 1 हो गया। प्लांट 2 में सही। जनरेटर तैयार हो रहे, तो बिजनेस एरिया 2 हो गया। प्लांट 3 में कार्स तैयार हो रहे, तो ये बिजनेस एरिया 3 हो गया, ठीक है ना। या जोग्राफिकल लोकेशन, या जोग्राफिकल लोकेशन बिजनेस एरिया हाँ। एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जोग्राफिकल लोकेशन मतलब शोरूम, एक शोरूम हैदराबाद में, एक लाहौर में, एक फैसलाबाद में, तो ये सही जोग्राफिकल है। लोकेशन के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही। एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक प्लांट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो वो भी सही। आपके पास बिजनेस एरिया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यानी कंपनी कोड के बाद जब नीचे लेवल पे आपको स्टेटमेंट तैयार करना होता है, तो वो आपका बिजनेस एरिया होता है, ठीक है। सही। बिजनेस एरिया डिफाइन करने के लिए मुझे सेम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना होगा। यहाँ ऊपर आया हूँ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, मैंने बिजनेस एरिया बनाने का भी तरीका यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखो नीचे क्लिक करें, ये देखो दिया हुआ है कि बिजनेस एरिया कैसे बनाते हैं, ये दिया हुआ है। फिर सेगमेंट का भी बताया हुआ है, ठीक है। सही। यहाँ पे है, अब आप डेफिनेशन पे जाओगे, डेफिनेशन के बाद वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आओगे, और यहाँ पे बिजनेस एरिया देखोगे, ये देखो बिजनेस एरिया लिखा हुआ है, ये एग्जीक्यूट बटन, ये जो घड़ी की तरह बटन है, इसे एग्जीक्यूट बटन कहते हैं, क्लिक किया इसके ऊपर। अब यहाँ पे बिजनेस एरिया बने हुए, तो बिजनेस एरिया न्यू एंट्री पे क्लिक किया। मैं इसको मैं इसको कर देता हूँ PT1, बिजनेस एरिया 1, बिजनेस एरिया 1, PT2, प्लांट 2, बिजनेस एरिया 2, ठीक है। 4 डिजिट तक हो सकता है, मैं कितने डिजिट रख सकता हूँ, 4 डिजिट तक। फोर। हाँ, मैं 3 रख रहा हूँ, फिर 4 तक जाओ, बिजनेस एरिया 3, ठीक है। इसको मैंने एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद सेव कर दो, ये मेरे पास सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, बिजनेस एरिया असाइन नहीं किया जाता, बिजनेस एरिया अच्छा। का कोड को असाइन नहीं किया जाता। बिजनेस एरिया होता है लाइन आइटम लेवल पे होता है, लाइन आइटम लेवल पे असाइन होता है। असाइन होता है किस लेवल पे होता है, लाइन आइटम पे। लेवल पे होता है। लाइन आइटम किसे कहते हैं, अगर मैं कहता हूं कि मैंने उधार पे माल बेच दिया है, तो क्या एंट्री करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, 1,000 $1,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट $1,000, और क्या क्रेडिट हो जाएगा, मैंने माल बेच दिया, सेल्स अकाउंट को हम्म। क्रेडिट दूंगा, ये एक एंट्री पास करूंगा। ये अकाउंटिंग एंट्री है, जो आप कह रहे थे ना कि अकाउंटिंग समझा दो, हम्म। ये हाँ सही। अकाउंटिंग, ये बताऊंगा। अकाउंट सही। रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सही। अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब ये है कि अगर मैं ये एंट्री करूं, ठीक है, ये एंट्री करूं, तो अब बिजनेस एरिया मैं देखूंगा कि यार ये जो सेल किया है ना, ये मैंने किस शोरूम से सेल किया है, तो मैं बिजनेस एरिया, या मैंने किस प्लांट से सेल किया, क्या चीज सेल की, मैंने जनरेटर सेल किया, प्लांट से, मैंने किस प्लांट का प्रोडक्ट सेल किया है, तो वो मैं क्या करूंगा, बिजनेस एरिया 1 दिया होगा, बिजनेस एरिया सही 1 है। के लिए, प्लांट 1 के लिए। अगर मैंने बिजनेस एरिया 2 का प्रोडक्ट सेल किया, तो मैं वो बिजनेस एरिया 2 दे दूंगा, यदि प्लांट 2 का प्रोडक्ट सेल किया तो बिजनेस एरिया सही 2, है। ठीक है। तो उसके हिसाब से असाइन करूंगा, कहाँ करूंगा, ये एक लाइन आइटम कहलाता है। डेबिट एक लाइन आइटम हुआ, क्रेडिट दूसरा लाइन आइटम हुआ, ये क्या होते सही हैं, है। लाइन आइटम होते हैं, ला ठीक। लाइन आइटम सही हाँ, है। चीज डेबिट और क्रेडिट होती है, इसे कहते हैं लाइन आइटम। सही है। अच्छा, अब लाइन आइटम में आपको बताता हूँ, एक मिनट, न्यू सेशन क्रिएट करके बताता हूँ।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ FB50, ये जर्नल एंट्री होती है, उसके लिए टी कोड इस्तेमाल करते हैं FB50, जो एंड यूजर करता है, ये डेली बेसिस पे सही। ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि लाइन आइटम कैसे होगा। ये एंट्री होती है, एक जीएल को यहाँ पे डेबिट किया जाता है तो दूसरे को क्रेडिट किया जाता है, यहाँ से डेबिट क्रेडिट किया जाता है, ये जो ना डी फॉर सही है। और सी फॉर क्रेडिट। ठीक है, सही। ये देखो डेबिट क्रेडिट, ऊपर वाला डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, यहाँ सही। जीएल होता है, जैसे ये 1001 जीएल, 1002 जीएल, इधर जीएल नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा अकाउंट रिसीवेबल और सेल, और यहाँ पे सही। अमाउंट। ठीक है, हो जाएगा, सही। और इधर करेंसी होती है। ठीक है, सही। और फिर आपको बिजनेस एरिया कहाँ नजर आएगा, बिजनेस एरिया बताता हूँ। ये बिजनेस एरिया, हम्म। यहाँ कि आपने किसको ये सेल जो की ना, क्या चीज सेल की, किस प्लांट का प्रोडक्ट सेल किया, यहाँ पे बिजनेस एरिया, ये बी से बना दिया बिजनेस एरिया, देखो आ रहा है, यहाँ से मैं बिजनेस एरिया साइन करता हूँ, ये डिपेंडेंट है। वो बिजनेस एरिया जितने भी बनाए ना, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। मेरा क्या था, किस हिसाब से था, PT1, हाँ। PT1, 81। ये देखो PT1 आया, ये बिजनेस एरिया यहाँ पे देखो। ये अकाउंट सेल सेल इस बिजनेस एरिया के लिए किया, प्लांट 1 क्या सेल किया, प्लांट 1 का सही। सेल किया, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो बिजनेस एरिया यहाँ दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा सही। एक डेली बेसिस पे ये जर्नल एंट्री होती है, जो रोज के मेरा ये एंट्री पास की जाती है, सही है। इसका सेल तो रोजाना किया जाता है। तो ये जो है, ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट को दो हिस्से में तकसीम किया जाता है। ये कहलाता है हेडर, ये क्या कहलाता है, हेडर, हेडर। हेडर ऑफ डॉक्यूमेंट, हेडर ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। और ये कहलाता है, ये कहलाता है, ये सारे जो लाइन है, ये जो लाइन लाइन है, आइटम। ये लाइन, ये कहलाता है लाइन आइटम। क्या कहलाता है, लाइन आइटम। सही है, ये ऊपर लिखा सही हो, है। ये लाइन आइटम कहलाता है। ठीक है, बात समझ आई। बिल्कुल सही। सही। अच्छा, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये जीएल अकाउंट अकाउंट। डॉक्यूमेंट, जीएल एंट्री पास करे, एंट्री जीएल डॉक्यूमेंट, जनरल सही। जनरल एंट्री जिसे कहते हैं, जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन पोस्ट की जाती है। ठीक है, सही। बात समझ आई। बिल्कुल सही है। जब नींद आ रही हो या ज्यादा थक गए हो तो मुझे बता दिया करो। ठीक है, नहीं, हाँ सही, यानी अभी तो चलता है। सही चल रहा हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सही। अच्छा, उसके बाद मैं वापस आया, इसे निकलने के लिए बैक स्लैश है, बाय। अच्छा, इसके बाद एक और चीज, अच्छा सेगमेंट का भी, मैंने सेगमेंट की तरफ आना, सेगमेंट ये जो होता है ना कि आईएएस का रूल होता है। आईएएस क्या होता है, व्हाट इज आईएएस, आईएएस, आईएएस और आईएफआरएस होता है, आईएफआरएस। आईएएस का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आईएफआरएस का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये जो अकाउंटिंग के कवानीन होते हैं ना, अकाउंटिंग के कवानीन, ये प्रोफेशनल बॉडीज लिखती है, ये प्रोफेशनल बॉडीज डिफाइन करती है। ठीक सही। है, और एक होता है गैप, यूएस गैप। इसके बाद तीसरा क्या होता है, GAAP, गैप। ये कोर्स, इसमें बाकायदा लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं इनकी, जो चार्टेड अकाउंटेंट हो गए या सीए होते हैं, ये भी ट्रेनिंग करते हैं। जर्नली
एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी इसे गैप कहते हैं, ठीक है ना, यूएस गैप वगैरह। तो जो कि ये वो प्रोफेशनल बॉडीज है जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल डिफाइन करती है, पूरी दुनिया को बताती है अकाउंटिंग ऐसे करो। सही है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको ये बता दूं कि डिवीजन ऑफ अ कंपनी, सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट की डेफिनेशन, डिवीजन ऑफ अ कंपनी विच यू कैन क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, ठीक है। सेगमेंट किसके लिए, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, जबकि बिजनेस एरिया क्या है, इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्टिंग। सही है। बस नहीं। अब ये है कि अगर आपने क्या मालूम करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना हो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, तो किसी भी सेगमेंट को, कंपनी के किसी भी डिवीजन को आपने एज अ सेगमेंट डिफाइन करना होगा, ठीक है। ठीक है। सही है। The accounting principle US GAAP and IFRS require companies to perform segment reporting। कहता है, कौन आपको ऑर्डर देता है, कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले कहते हैं कि कंपनीज टू परफॉर्म सेगमेंट रिपोर्टिंग, कि वो सेगमेंट रिपोर्टिंग तैयार करे जब जरूरत पड़े। तो हमें ये एनालिसिस हो कि कहीं हम किसी प्रोडक्ट में लॉस तो नहीं कर रहे, कौन से एरिया में अब बिजनेस एरिया में मार्क आ रहे जिसकी वजह से हमें सही हमें है। फायदा नहीं हो रहा हम्म। है। यू कैन डिफाइन सेगमेंट इन योर एसएपी सिस्टम फॉर दिस पर्पस। यू कैन इंटर अ सेगमेंट इन द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर। अब सेगमेंट को जो आप असाइन करते हो ना, वो प्रॉफिट सेंटर के अंदर असाइन करते हो। बिजनेस एरिया को लाइन आइटम लेवल पे कर रहे थे, सही है। ये क्या होता है, लाइन आइटम लेवल पे था। और सेगमेंट प्रॉफिट सेंटर, और प्रॉफिट सेंटर इज द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग मॉड्यूल। अच्छा। The characteristic segment is only released in combination with the characteristic profit center। जहां प्रॉफिट सेंटर होगा, उस हर प्रॉफिट सेंटर के पीछे आप एक सेगमेंट लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफ नो सेगमेंट इज स्पेसिफाइड वेरिएबली ड्यूरिंग कॉस्टिंग, अगर आप सेगमेंट वेरिएबल नहीं पुट करते हो, ओनली पॉसिबल फॉर ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द सेगमेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट सेंटर। तो सिस्टम खुद, अगर आपने प्रॉफिट सेंटर को असाइन किया हुआ है कोई सेगमेंट, तो सिस्टम खुद ब खुद उस प्रॉफिट सेंटर के साथ साथ उस सेगमेंट को भी ले लेगा। लेकिन अगर आपने असाइन किया हुआ है तो है, अगर आप वेरिएबल देना भूल गए तो जरूरी नहीं है, सिस्टम खुद ब खुद क्या प्रॉफिट सेंटर से उठा लेगा, अगर आपने प्रॉफिट सही। सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। सही है। तो क्या है, यूएस गेप आपको कहता है कि आपका बैलेंस शीट मुकम्मल होना चाहिए, एट द सेगमेंट लेवल पे मुकम्मल होना चाहिए फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। एसेंशियली एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्टॉक होल्डर इक्विटी से हटकर। द सेगमेंट इज डिफाइंड एज अ सब एरिया। यहाँ से अब सेगमेंट की डेफिनेशन हो रही है कि सेगमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये हो रही है, यहाँ से आप देखिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। द सेगमेंट इज डिफाइंड एज अ सब एरिया, किसका, कंपनी का सब एरिया, विद एक्टिविटीज जहाँ क्या काम हो रहा हो, दैट जनरेट expenses or revenues and हम्म। operating result that is regularly used by management for profit assessment, यानी प्रॉफिट मालूम करने के लिए, एंड रिसोर्स एलोकेशन, और वहां पे क्या क्या पर्पस। कॉस्टिंग लग रही है, रिसोर्स कौन से लग रहे हैं, हमें उसे क्या फायदा हो रहा है, क्या चीज तैयार हो रही है और उसको हमें मार्केट में क्या वैल्यू दे रही है, पर्पज इज एंड फॉर विच सेपरेट फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल, और उसका अलग डेटा भी मैनेज किया जाता है। फर्ज करें, मैं एक गाड़ी के इंजन की बात करता हूँ, बाइक की। बाइक का जो इंजन है वो तैयार होता है, ठीक है। वो हमारे बाइक का इंजन मार्केट में भी बिकता है और हमारी गाड़ियों में भी लगता सही है। है। ठीक है, जो इंजन तैयार हो रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ, देखो, मुझे पूरे बाइक का स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हम्म। सिर्फ उसके एक पार्ट का स्टेटमेंट चाहिए कि जो प्लांट इंजन तैयार कर रही है
वो इंजन जो है, सिर्फ वो जो पार्ट तैयार करे, सिर्फ इंजन, उस इंजन की क्या कॉस्टिंग आ रही है, और वो मुझे क्या सेल्स हो रहा है, और मुझे उसका प्रॉफिट क्या मिल रहा है। ठीक है, सही है। बात यही। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनरेट एक्सपेंसेस, दो चीजें हो रही है, एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं और साथ में रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है। तो एक्सपेंसेस का ताल्लुक आपके पास से कॉस्ट से हुआ, और रेवेन्यू का ताल्लुक आपके सेल्स से हुआ। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप में ये दो चीजें मतलब इन्वॉल्व है, तो आप उसको, उसकी रिपोर्टिंग करने से पहले उसको सेगमेंट बना दो। सेगमेंट बनाओगे तो वो क्या करोगे, उसी सेगमेंट को उसी प्रॉफिट सेंटर से लिंक दोगे, तो आपको फिर प्रॉफिट एनालिसिस में, या आपको रेशियो एनालिसिस में, रिपोर्टिंग में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, शेयर होल्डर आपसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रिपोर्ट मांग रहे होती है। ठीक है। अच्छा, आप वो आपको कह रहे हैं कि बाइक बन रही है, ठीक है, बाइक का टोटल ये प्रॉफिट हुआ। अच्छा, वो ये इस तरह करो कि अली भाई आप मुझे जो ना, सिर्फ मुझे बाइक का जो पार्ट है ना, जो फ्रंट लाइट है, वो कितने बिकते हैं साल में, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। सही है। बात नहीं, हम्म, क्या होगा, तो इस वजह से फिर क्या होता है हम यहाँ पे सेगमेंट को प्रोडक्ट समझते हैं। जैसे नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी बड़ी कंपनी सही है। है, इसके कई तरह के प्रोडक्ट। तो अर प्रॉफिट, अगर इसके पास प्रोडक्ट 101 एक कोड है, वो साशे है। ठीक है, 102 नीडो है। फिर नीडो के डब्बे भी आते हैं, नीडो के साशे भी आते हैं, 10 रुपए वाली भी आती है, 50 वाली भी आती है। ठीक है ना। सही है। तो कितने हम्म product हो गए। और अब इसके हिसाब से अगर हम सेगमेंट बना दें, तो सेगमेंट भी हमें फायदा देगी। ठीक है, वो पूरा एक, जो जो नीडो है, मेरा प्रोडक्ट नीडो है, ये पूरा मेरा सेगमेंट वन कर दे। ठीक है ना, मेरा पूरा सही सेगमेंट। ठीक है, अब नीडो में मैंने इसको सेगमेंट रख दिया है। ठीक है, सही है, ये नीडो मेरा प्रोडक्ट है, वो सेगमेंट है मेरा। ठीक है, अब सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना आसान है, लेकिन इसकी लॉजिक समझना बड़ा मुश्किल है। सिस्टम में तो ये जैसे बिजनेस एरिया बना है, वैसे ही सेगमेंट बना हम्म दो। आ गए यहाँ पे, बिजनेस एरिया इधर बनाया था, बैक हो जाओ, ये बैक हो जाओ, यहाँ पे सेगमेंट बनाओ, ये रहा सेगमेंट। ठीक है ना, सेगमेंट पे क्लिक किया आपने, डिफाइन सेगमेंट पे, और सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू इंटरेस्ट पे जाएंगे, न्यू इंटरेस्ट पे, और न्यू इंटरेस्ट पे जाएंगे, उसके बाद सेगमेंट यहाँ पे दे दूंगा, जैसे मैं PRD 001 मेरा पहला प्रोडक्ट होगा, PRD 002 ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, ये मेरा है जैसे मैंने रीडो रखा, और यहाँ पे मैंने लिखा सिरिलेक्स। ठीक है, ये रख दिया प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह 10 प्रोडक्ट, 10 बनाओ, 100 प्रोडक्ट है तो 100 के सेगमेंट बना। ठीक है, एंड देन मैंने इसको सही सेव। है। वैसे मुझे ये नहीं रखने चाहिए थे, क्योंकि मेरे बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंजन एंड फ्रंट लाइट। ठीक है, ये मैं रखूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। तो मेरा ये सेगमेंट बन गए। ठीक है, कोई प्रॉफिट सेंटर भी डिसाइड करेंगे, लेकिन प्रॉफिट सेंटर इज द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। ये अलग है, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम इसकी तरफ जाएंगे, कॉस्ट सेंटर, हाँ सेंटर, बड़े बड़े टॉपिक है। प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, ऐसे कंट्रोलिंग मॉड्यूल जो है ना, क्यू मॉड्यूल जिसे कहते हैं, ये बड़ा टिपिकल है यार, ये बड़ा टाइम भी लेती है ना। वो तो मैंने तकरीबन 4 से 5 लड़कों को ये ट्रेनिंग दी है कंट्रोलिंग वाली, माउस कहा जाते हैं यार, पागल कर देते हैं वो। इतना वो होता है कि बहुत डिटेल है उसमें यार। ट्रेनर ट्रेनर जो होता है वो खुद भागने पे मजबूर हो जाता है, सच बताऊं। अच्छा, क्या है, यहाँ पे आप वापस आए। तो
हेलो। तो अली भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है?